बुगटी कबाइल की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, मरी कबाइल की ज़मीन बहुत ज़्यादा है कि ज्यादती होती है, उसके बाद कत्ल कर दिया जाता है और छोटे छोटे बच्चों के साथ ये जुल्म हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब और मामूल के मुताबिक नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, मेरे साथ मौजूद हैं। और आज के इस प्रोग्राम में नाजरीन हम ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं किसानों के मसाइल पर। और वो किसान जो कि एक बंजर ज़मीन को अपने लहू से, अपने पसीने से उसकी परवरिश करता है और उसको सेंचता है, जिससे फिर फल पैदा होता है, सब्ज़ी पैदा होती है, अनाज पैदा होता है जो कि हम लोग खाते हैं और तभी हम लोग जी रहे हैं और ये निज़ाम चल रहा है। लेकिन इस किसान के जो मसाइल हैं उनको किसानों के आलमी दिन पर उजागर तो किया जाता है, लेकिन बस उजागर ही किया जाता है, उनका हल नहीं निकल पाता। और अगर सिंध के किसान की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा ही बदहाली का शिकार है। मसाइल जूं के तूं हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्सिडी मिलती नहीं है, ज़मीनें उनके पास उस तरीके से हैं नहीं। इन सारे मसाइल का हल कौन निकालेगा, कब निकालेगा, कैसे निकलेगा, इस पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियोज़ में दावत दी है। इस वक्त हमें डॉक्टर दिलदाद लगारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि सदर है सिंधी हारी तहरीक के। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अब्दुल कादिर रांटो साहब हमारे साथ हैं, रहनुमा सिंधी हारी तहरीक के। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसाक मंगरियो साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लगारी साहब मैं आपकी तरफ ही आती हूँ, उसके बाद मेहमानों की तरफ जाएंगे। 21वीं सदी है, दुनिया ज़राअत के शोबे में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और एक हमारे हारी हैं, हमारे किसान हैं, इनके मसाइल जूं के तूं हैं कि आज भी वही बातें करते हैं, वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सदियों पहले से करते आ रहे हैं, वही पुराना तरीका। क्यों इनके मसाइल को हल नहीं किया जाता? तरजीहात का मसला है। एक ज़माने में जब यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी मुग़लों की, उस वक्त ये जो इलाका था, ख़ास तौर पर इंडस डेल्टा का इलाका, वादी सिंध का इलाका, ये फूड बास्केट का सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया को अनाज यहाँ मिलता था, इस सरजमीन से मिलता था। ये पूरे का पूरा बेल्ट जो है दरियाए सिंध और उसके मोमिन दरिया और यहाँ हमारे सिंध तक जो है लोगों को यहाँ से मिलती थी। गंदम यहाँ से, चावल यहाँ से, अनाज की दूसरी अशिया यहाँ से, फल यहाँ से, फ्रूट्स मिलते थे, हर चीज़ यहाँ मिलती थी। लेकिन ज़माना जो आगे गुजरा है, एक हम कॉलोनियल एज में आए। कॉलोनियल एज में हमारे ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। वो देखते थे कि वफ़ादारी किसकी है। आपको एक जागीरदार ने वफ़ादारी की, एक कबायली सरदार ने वफ़ादारी की, एक गुलामदार ने वफ़ादारी की, उसके नतीजे में उसको ज़मीन दे दी। लो 10 लाख एकड़ ज़मीन तुम्हारी, 5 लाख एकड़ ज़मीन तुम्हारी, 4 लाख एकड़ ज़मीन तुम्हारी, इतनी ज़मीन तुम्हारी, उनको माल ज़मीनें दे दी। फिर अंग्रेज़ों का ज़माना आया, अंग्रेज़ ही ये ज़माना चला रहे थे। तो फिर अंग्रेज़ों के दौर में एक और पैदा हुआ मामला। वो ये हुआ कि उन्होंने अपने वफ़ादारों के साथ साथ कुछ इलाकों में जहाँ पर लोग उनके ख़िलाफ़ बागी हो जाते थे, लोग बगावतें करते थे, उन बगावतों को कुचलने के लिए जो बाहर के ज़िम्मेदार हुआ करते थे या दूसरे सूबों के लोगों की मदद लिया करते थे, उनको यहाँ ज़मीनें दी गई। यानी यहाँ पर बुगटी कबाइल की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, मरी कबाइल की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, पंजाब के ज़िम्मेदारों की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आए हैं ज़िम्मेदार। कई ख़ानदान ऐसे हैं जो यहाँ पर बाकायदा अपनी डायनेस्टी बनाए हुए हैं। सिंध में पख्तून ख़ानदान है, यानी ये जो हमारे दुरानी ख़ानदान है, इनके घरों में अब भी पश्तो बोली जाती है और कोई ऐसी बात नहीं है। सिंध के लोगों ने अब्ज़ॉर्व किया है, टालपुरों को अब्ज़ॉर्व किया, लगारीज़ को अब्ज़ॉर्व किया। लेकिन जो लोग अब भी अपने मफादात दूसरी तरफ देखते हैं और सिंध के साथ नहीं खड़े होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर अपनी ज़मीनें लेकर बैठे हुए हैं और वो बड़े ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पर जो बड़े ज़िम्मेदार, सांगर में मरी और बुगटी बड़े ज़िम्मेदार हैं। ज़ाहिर है अपना शाजिया मरी तो यहाँ से बाकायदा मुंतखब होती हैं और इसी तरह से नवाब अकबर बुगटी की और उनके बेटों की यहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन थी सांगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अजला में भी ज़मीनें। एक तो ये इशू था कि सिंधी हारी के पास अपनी ज़मीन सफिशेंट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़मीन दूसरे सूबों के लोगों को दी गई है। ये एक इशू है। इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। कोई पॉलिसी यही थी कि सिंध के लोगों को ज़मीन नहीं दी जाएगी, और बल्कि मैं कहता हूँ कि कादिर रांटो साहब बताएं कि ज़मीनों को किस तरह से तकसीम किया जाता था, क्या कार होता था। आप किसी किताब का हवाला दे रहे थे, क्या ज़मीनें किस तरह तकसीम होती थी? बहुत बड़ी मेहरबानी। हम बोल को
मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने सिंध के एक अहम तरीन मसले के लिए हमें बुलाया है, किसानों का मसला। किसानों की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जिस तरह लगारी साहब ने कहा कि अंग्रेज़ों ने दूसरे सूबों के लोगों को, दूसरी बोलियों बोलने वाले लोगों को यहाँ लाखों एकड़ ज़मीन दी और अपने वफ़ादार जो सिंधी थे उनको जागीरें दी। न फ़कत ये, लेकिन उन्होंने उन जागीरदारों, सिंधी जागीरदारों को सर, खान बहादुर और के लक़ब दिए और उनको सज़ा का अख्तियार था। खान बहादुर किसी भी बंदे को 1 साल की सज़ा दे सकता था। खान साहब किसी भी बंदे को 6 महीने की सज़ा दे सकता था। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी कोई आवाज़ उठती थी तो उनके लिए उन जागीरदारों को अख्तियार था, वो उनको सज़ाएँ देते थे, उनको पीटते थे, मारते थे और मज़ालम करते थे और सारी ज़मीन सिंध की चंद लोगों में बांट दी गई। किसान वैसे के वैसे रह गए। किसान की दर्द की कहानी अंग्रेज़ों से शुरू होती है, आज तक पहुंची है। आज हालात इंतहाई, सिंध का किसान, सिंध का नहीं राणा साहब, मैं तो ये पूछ रहा था कि एक किताब का हवाला आप दे रहे थे कि वो किस तरह बताते हैं कि ज़मीनों की तकसीम किस तरह 1 यूनिट कायम हुआ और ज़मीनों की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद। जी 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 जी, वो किताब है, उनका नाम है पाकिस्तान इनकलाब के दाने पर। उनका लेखक है रुएदाद खान। वो प्रेसिडेंट हाउस में रहे हैं काफ़ी अरसा। अयूब के ज़िया के ज़माने में वो रहे हैं, याया खान के साथ रहे, अयूब खान के साथ रहे, तो कमिश्नर रहे कराची शहर के। उन्होंने लिखा है कि मैं जब अयूब की हुकूमत थी, गवर्नर था मलका मीर मोहम्मद खान नवाब कालाबाग, मैं कोटरी ज़मीनों की तकसीम का पीडी था, प्रोजेक्टदार था। मुझे अख्तियार था कि पाकिस्तान के किसी भी, उन्होंने कहा जहाँ तक कि मैंने बंगाल से भी लोग मंगवाए, कोई गांव बनाने का मुझे अख्तियार था, उसमें 50-100 घर बनाने का अख्तियार था, हर एक फैमिली को 50 से 100 एकड़ ज़मीन देने का मुझे अख्तियार था, उस गांव को रोड देने का अख्तियार था, बिजली देने का अख्तियार था, स्कूल देने का अख्तियार था, हर फैमिली को ट्रैक्टर देने का अख्तियार था। इस तरह हमने इस पूरे पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन दी। उस वक्त भुट्टो वज़ीर था अयूब की काबीना का। तो इस तरह सिंध की ज़मीनें बंदर बाट की गई हैं, लाखों एकड़। अब लगारी साहब, मैं आपसे भी ये इस पे बात करूंगी। मैं इसाक मंगरियो साहब की तरफ जाती हूँ। इसाक साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, कभी इस पर बात नहीं हुई कि बाहर के लोग आए, उनको यहाँ पर ज़मीनें दी गई, उन्होंने यहाँ पर उन ज़मीनों पर काम किया और जो कुछ भी हुआ, यहाँ के जो लोग थे उनको क्यों ये फिर एहसास महरूमी का वो शिकार है और उनके मसाइल को ना वैसे सुना जाता है, ना उनको उस तरह से तरजीह मिली? ऐसा क्यों हुआ? असल में बात यह है कि यहाँ का जो किसान है उनको तो कुछ भी उन्होंने आज तक कोई अहमियत ही नहीं दी। इस बात के हवाले से मैं एक मिसाल ये भी दूँ कि मेरे जो कुरानी दादा हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने गंदम की दाने की वजह से बिश्त को छोड़ा था। वो गंदम हमारा किसान पैदा करने वाला है और वो उसकी हालत इतनी ख़राब है, वो अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता, उसको पीने का पानी मुयस्सर नहीं है साफ़, वो अपने बच्चों की हेल्थ का मसला उनका है, वो अभी तक अनपढ़ है, बेज़मीन है। वो अपने ज़मींदार की कहने पे अगर वोट नहीं देता तो उसको उसी दिन गांव से बेदखल किया जाता है, ज़मीन से बेदखल किया जाता है और उसकी बहुत ही समाजी और सियासी और इक़्तिसादी हालात अबतर है। और इसके तरफ आज तक किसी सियासी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसानों के ही नाम पे इलेक्शन जीता और उन्होंने पहले जो है वो ज़रई इस्लाहात की, इससे पहले अयूब खान ने ज़रई इस्लाहात की, बहरहाल उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। आज भी जो लगारी साहब, यहाँ मेरा आपसे सवाल है, अगर हम सिंध से पंजाब तक सफ़र करें तो हज़ारों एकड़, पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन है जो कि बंजर पड़ी हुई है, जो किसी के इस्तेमाल में नहीं है। क्यों वो ज़मीनें लॉट नहीं होती या फिर वो किनकी हैं, क्यों नहीं दी जाती, उन पर काम क्यों नहीं होता? ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है, जो रेवेन्यू के पास है, जो हुकूमत सिंध के पास है, और हुकूमत सिंध को वो ज़मीन बेज़मीन काश्तकारों को देनी चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी
जो है वो बेरोज़गार हो रही है। चूँकि मशीनरी आ गई है, चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है। अब कटाई वैसे तरीक़ों से नहीं होती है जो आज से 30 साल पहले 40 साल पहले होती थी। अब बुआई भी वैसे नहीं होती है जो 30 साल 40 साल पहले होती थी। हल भी ऐसी तरह से नहीं मारा जाता है जैसे पहले मारा जाता था। अब नई चीज़ें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आएगी। नई टेक्नोलॉजी के आने से जो मैन पावर थी वो बेरोज़गार हुई है। मैन पावर बेरोज़गार होने से एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ है देही ज़िंदगी के अंदर। उनके लिए तो बेहतरीन हाल यही था ना कि आपके पास ज़मीनें मौजूद हैं, आप लोगों को ज़मीनें दें, लोग काश्तकारी करें, पाकिस्तान की पैदावार में इजाफा होगा। जो गंदम आज पैदा हो रही है, अगर ये दुगनी पैदा हो सिंध के अंदर तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही होगा ना, यहाँ के लोग होंगे। और अगर कोई चीज़ और पैदा होती है, चावल यहाँ पैदा होता है, चावल बेमिसाल पैदा होता है। यहाँ पर जो अमरूद बनता है, अमरूद पैदा होता है, वो अमरूद कहीं और ऐसा अमरूद पैदा नहीं होता है। यहाँ पर जो आम होता है ऐसा आम कहीं और नहीं पैदा होता है। यहाँ बहुत से फ्रूट, केला जो यहाँ पैदा होता है किसी और जगह पर पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर लोगों को अगर मौके देंगे, लोगों के पास ज़मीन होगी, लोगों को ये जो पाबंदियाँ हैं ये अगर ख़त्म की जाएंगी और लोगों को ही ओनरशिप पर ज़मीन दी जाए और कहें वो काश्त करें, तो फिर आप देखेंगे कि मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। असल मसला हुकूमतों की तरजीहात सही है, तरजीहात का मसला। मैं सदर सिंधी के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिलदाद साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हारियों को बेदखल कर दिया जाता है, एकदम नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस तरीके से बुआई नहीं होती, मशीनें वो काम कर रही हैं जो पहले इंसान काम करते थे। उन इंसानों के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग तहरीक चला रहे हैं, तो कुछ आप लोगों को कुछ सूदमंद लग रही है, कुछ होगा नहीं होगा, आप लोगों की तवक्कुआत क्या है? बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं समझता हूँ कि जो हारियों की तहरीक है, किसानों की तहरीक है, वो एक दिन ज़रूर फ्रूटफुल होगी। जैसे लगारी साहब ने कहा और दादा कादर ने कहा, पाकिस्तान बनने से पहले जो ज़मीनें हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने दी थी अपनी पसंद के लोगों को, वो पाकिस्तान बनने के बाद भी वो प्रोसेस जारी रहा। 1 यूनिट के दौर में वैसे पाकिस्तान जब बना 47 में, तब जो ज़मीनें खाली हुई, यहाँ से हमारे हिंदू भाई जो यहाँ से चले गए थे उनकी ज़मीनें खाली हुई, वो सिंध के हारी के लिए नहीं थी, बाहर के लोगों के लिए थी। इस तरह से 1 यूनिट के में जो ज़मीनें दी गई बाहर के लोगों को, पंजाब के लोगों को, पख्तूनख्वा के लोगों को, वो अभी तक उनके कब्ज़े में है। हमारे हारी के लिए आज भी 1 एकड़ ज़मीन तो क्या, लेकिन प्लाट बैठने के लिए भी नहीं है। आज इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 21वीं सदी चल रही है, हारी हमारा आज भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे अब ये देखिए, आपकी तरफ आ जाती हूँ इसाक साहब, कि जो हक़ शुफा है उसको बहाल करने का कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहती कि हारियों के पास हक़ शुफा हो? असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब ज़रई इस्लाहात किए तो उसमें किसानों को हक़ शफ़ा का कानून बनाया गया, उसमें वो हक़ शफ़ा का कानून दिया गया, और उसी बिना पे पाकिस्तान का जो सिंध का जो टेनेंसी एक्ट है उसमें भी उसको शामिल किया गया। उसके बाद ज़िया की मार्शल में उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद जो अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया, हालांकि इसमें सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आज की जो ज़रई सूरत हाल है, आज की जो ज़राअत में मशीनरी आई है, पेस्टिसाइड है, खाद का इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल होता है, तो अब तो सिर्फ ज़मींदार और किसान नहीं है, तीसरा हिस्सेदार वो बन गया है जो जहाँ जो ये सामान इस्तेमाल होता है। तो उसमें किसानों को भी आधा, ज़मींदारों को भी भरना चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली कोई ज़मींदार नहीं भरता। और हक़ शफ़ा का कानून जो उन्होंने किसानों को ज़मीन पैसों से खरीदने का हक़ जो दिया था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। लगारी साहब, ऐसा क्यों है? अभी हम अगर आप देखें, कुछ ही दिनों पहले की बात है, बिलावल ने ऐलान किया है कि वो 27 तारीख से मार्च शुरू करेंगे और मज़ार कायद से वो जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी किसानों के हवाले से भी, उन्होंने ख़ास तौर पे बोला उन्हें बीज महंगा मिल रहा है, खाद महंगी मिल रही है, जुल्म कर रही है हुकूमत किसानों पर। तो ये खुद क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, अपने यहाँ पे एक कानून साजी की ज़रूरत है। सिंध में भी कानून बनाया जाए और लोगों को हक़ शुफा दिया जाए। जो दीगर मसाइल हैं जो सिंध हुकूमत के हल करने के, उसे खुद ज़रूर हल करना चाहिए। ये उसके अपने ज़ात का मसला है और ये सवाल उठ रहे हैं, जो हारी रहनुमाई यहाँ सवाल उठा रहे हैं, उनकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन एक इशू तो है ना, अब जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है उसके आमदनी से।
अगर आपकी उस पर कास्ट लगेगी, फर्ज करें 1 एकड़ के ऊपर अगर आपकी कास्ट जो है 40,000 लग रही है और इन रिटर्न आपको अगर 30,000 मिल रहे हैं, तो आप 10,000 के नुकसान पर क्यों काश्तकारी करेंगे? उस काश्तकारी का क्या मकसद होगा? अगर आप सब्जी काश्त करें, अगर आप गंदम काश्त करें, अगर आप गन्ना काश्त करें, अगर आप कोई भी चीज़ काश्त करें और उसके नतीजे में आपको उतनी आमदनी हासिल ना हो जितनी आपकी लागत हो चुकी है, इस वक्त जो है जो यूरिया की कीमत है वो कई गुना बढ़ चुकी है, बीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, पानी की कास्ट बहुत ज़्यादा है। और सिंध का एक और मसला है, सिंध का मसला ये है कि सिंध भर में ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा नहीं है। सही। सिंध के बाकी सूबों में है, वहाँ पर बहुत नीचे तक पानी मीठा है, यहाँ पर आप चंद फीट तक खुदाई करें उसके बाद खारा पानी निकल आता है। तो इनको तो पानी नहरी पानी से ही आप काश्तकारी कर सकते हैं। अगर नहरी पानी ना हो तो काश्तकारी हो ही नहीं सकती। फिर नहरी पानी इनको दस्तयाब नहीं होता है, पानी ऊपर रुक जाता है। एक पानी तरबेला में और मंगला में रुक गया, फिर आपके इरादे हैं और डैम बनाने के तो पानी वहाँ रुक जाएगा। फिर लिंक कैनाल्स हैं, लिंक कैनाल्स के ज़रिए पानी डाइवर्ट हो जाता है जेहलुम, जेहलुम से चनाब, चनाब से रावी, रावी से सतलुज। आप दरमियान के इलाकों में आप काश्तकारी करते हैं। फिर आप थर कैनाल बनाने जा रहे हैं, उसके बाद आप जा रहे हैं जनाब चश्मा तौसा का और चश्मा जेहलुम लिंक कैनाल, तौसा का लिंक कैनाल। फिर आकर आपने एक और नया मनसूबा दिया है कि जी हम कच्ची कैनाल बनाएंगे और अब फिर आप रेणी कैनाल बनाएंगे। इस तरह से जब आप कैनाल बनाते जाएंगे तो असल हक जो होता है वो टेल का होता है। आखिरी दरिया के आखिरी हिस्से में जो लोग रहते हैं उनका बुनियादी हक होता है कि उनको पानी से महरूम न रखा जाए। यहाँ हमारे यहाँ मनसूबे वो बनते हैं जो आखिर में उसको आखिर में क्या मिलेगा, वो जो सेवरेज का पानी आ रहा है बिल्कुल वो पानी आखिर में आकर मिलेगा। डॉक्टर दिलदाद साहब, आप लोग इस इशू नहीं, आप लोग इस पर आवाज़ यकीनी तौर पर उठा रहे होंगे, क्या बात आप लोगों से होती है, किसी से बात हुई है आपकी? मेरे ख्याल में जो इश्यूज़ हैं, जब तक हमारा जागीरदार और वडेरा बैठा हुआ है असेंबली में, क्योंकि कानून साजी असेंबली में होती है और असेंबली में जो बैठे हुए हैं वो सारे वडेरे और जागीरदार बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसमें उसके जो उनका फार्मर है या हारी है या किसान है उसके कोई फ़ायदे का कानून बने। जैसे लगारी साहब ने कहा कि कोई कानून यहाँ पे है ही नहीं, तो हम भी आपने भी सवाल उठाया कि बिलावर साहब ऐसा क्यों नहीं करते, तो हमारा जवाब उसमें ये है कि वो सारे जो जागीरदार और वडेरे बैठे हुए हैं असेंबलियों में, वो चाहते नहीं है कि हारी के लिए कोई कानून बने। अब आप देखें बहरिया टाउन को ज़मीनें मिल रही हैं, बाहर से लोग आते हैं, DHO को ज़मीनें मिल रही हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत सारी ज़मीनें बाहर के लोगों को अब तक मिल रही हैं। लेकिन सिंध असेंबली में हारियों को ज़मीन देने के लिए या किसानों को ज़मीन देने के लिए एक भी बिल पास नहीं होता। जो बिल पास होता है, फ़र्ज़ करो आपने टेनेंसी एक्ट में हाई कोर्ट ने हुक्म दिया उसको, हुकूमत सिंध हुकूमत को, कि आप जो टेनेंसी एक्ट है उसके केसेस जो पहले सुनते थे हारियों के और उसमें जो होती थी टसल होते थे या उनमें जो झगड़े होते थे हारियों के और ज़मींदारों के, उसके लिए पहले असिस्टेंट कमिश्नर उसका केस सुनते थे। लेकिन हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये केस अब मैजिस्ट्रेट या जज साहब को सुनना है। लेकिन सिंध असेंबली ने वो केस सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर दिया, उस पर अमल नहीं किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एहतजाज जो होगा बड़ा हारियों का, और हारी अपने पुरअमन जमहूरी हुकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम हारियों के पास जाएं, उनको ये बात बताएं और उनको ये बावर कराएं, क्योंकि असेंबली में वो सारे बैठे हुए हैं जो हारियों पर जुल्म कर रहे हैं। सही। तो इसमें मैं आपकी तरफ आती हूँ अब्दुल कादिर साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जो हाई कोर्ट्स का मौजूदा वक्त में कितना ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा होगा ये सारे मामला ताकि हल हो सकें? यानी कोर्टों का क़याम, जो मतलब ये है कि अगर केसेस जो हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से अगर अदालतों की तरफ जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये देखें, दौर दौर होते हैं, कभी पावर किसी के पास होता है, कभी किस इदारे के पास होता है, कभी किस इदारे के पास। आजकल काफ़ी पावर कोर्टों को हैं। आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुतल्लिक, तो जैसी बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी वैसी ही बातें बेनज़ीर साहिबा ने भी की थी, वैसी ही उनसे भी ज़्यादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी की थी। जब भी कोई डिक्टेटरशिप होती है तो किसान ही साथ देते हैं जमहूरियत की बहाली में, लेकिन जैसे ही मुंतखब हुकूमत आती है वो किसानों को भुला देती है। सही। तो
कोर्ट ने जो पहले कानून बना हुआ था टेनेंसी एक्ट, किसानों के लिए एक पहले ही कानून बना हुआ था जिसको कहते हैं टेनेंसी एक्ट, तो उसकी काफ़ी चीज़ें उन्होंने निकलवा दी थी पीपल पार्टी वालों ने, जैसे कि हक़ शफ़ा या दूसरी बातें। तो हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब ने ये हुकूमत को हुक्म दिया कि भाई हक़ शफ़ा बहाल करो, और ये जो हारी और ज़मींदार के दरमियान तनाज़ात होते हैं या बटाई के जो सिस्टम के मामलात होते हैं या हारी की बेदखली के जो मामलात होते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट मुख्तियारकार के बगैर को नहीं देखने चाहिए। वो तो बडेरे के नीचे है, वो तो जैसे बडेरा कहेगा वैसे करेंगे। जज को देने चाहिए, मजिस्ट्रेट को देने चाहिए, उस पर दबाव नहीं होगा बडेरे का, तब हारियों को इंसाफ मिल सकेगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा, इसमें अभी लगारी साहब, क्या सिंध में फसलों की बटाई का सिलसिला आज भी मौजूद है? जी बिल्कुल ऐसा है कि सिंध में बटाई होती है, और काश्त का जिम्मेदार आने के बाद जब वो ज़मीन पर देखता है तो वो अपना हिसाब है और हिसाब लगाकर कहता है कि इसमें आपका कुछ नहीं बनता है, सारी की सारी फसल हम लेकर जा रहे हैं। अच्छा, वो उसके अंदर किस चीज़ का हिस्सेदार बनता है? पहली बात ये होती है कि ज़मीन को बाकायदा बनाया जाता है, ज़मीन को कल्टीवेट किया जाता है, ज़मीन पर हल चलाया जाता है, हल चलाकर उस ज़मीन को इस काबिल बनाया जाता है कि उस बीज को कबूल करे और वो अनाज दे। फिर उसके अंदर ज़रूरत होती है बीज डालने की, फिर उसके बाद पानी देने की, फिर उसके अंदर खाद देने की। तो इसके सारे के अखराजात हैं, इसका सबका खर्चा होता है। बिल्कुल। वो सारे अखराजात करने के बाद जब जाकर ज़मीन बनेगी, पहले वो हिसाब अलग नहीं कर दिया जाता है। वो नहीं कहते हैं कि जनाब इतना तो आपका खर्चा हो चुका है, ये अलग कर लें और बाकी की बटाई करते हैं। वो सारे का सारा करते हैं, वो सारी बटाई करके अपने पास रखते हैं, हारी को कहते हैं कि जाओ अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये ज़मींदारी का जो इशू है, ये तनाज़ा जो ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान बनने के साथ ही चल रहा है। बटाई जब होती है तो आखिर में किसान के पास कुछ नहीं बचता, ज़िम्मेदार लेकर चला जाता है। हमारे सामने हुआ है कि चंद किलो दाना अनाज बना हुआ था, गंदम पड़ी हुई थी, चंद किलो थी, मेरे ख्याल में 2-4 किलो होगी वो पड़ी होगी। तो उसने तरस खाकर कहा कि चलो ये रख लो अपने पास। तो ज़िम्मेदार का बेटा कहता है कि पहले ये उठाओगे फिर वो उठाऊँगा जो आपने किया है। ये 4 किलो जो 5 किलो छोड़ रहे हो, अगर इसको लिया तो फिर मैं दाने नहीं उठाऊँगा, नहीं है यहाँ से हम नहीं उठाएँगे, नहीं हम नहीं करेंगे। ये पूरे पहले इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, फिर आप हमारे साथ। है ना ये, तो ये सरासर जुल्म इस तरह से होता रहा है, ये होता है। इसके अलावा जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, बेदखली, यानी अचानक पता चला कि जो यहाँ से उसके बाप ने काश्त किया, उसके दादा ने काश्त किया। मेरे ख्याल में आपको बार बार उसके लिए कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, तो अब ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर इस पर मजीद भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये मसला जो है इसका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं किसानों की, हारियों की, जो कि अपने लहू से, अपने पसीने से ज़मीन को सेंचते हैं, अनाज पैदा करते हैं और पूरा दिन सुबह सवेरे वो पहुंचते हैं ज़मीनों पर और दिन ढलते जब सूरज गुरूब होने लगता है तो अपने घरों को जाते हैं। मसाइल इनके हल नहीं किए जाते, उजरत इनको उतनी मिलती नहीं जितनी इनकी मेहनत होती है। और इसी सारे सिलसिले में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन मसाइल को उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ क्या लूप होल्स हैं जो कि सॉर्ट आउट होने चाहिए। सबसे बड़ा मसला हारी का, किसान की तालीम का भी है कि उसको शऊर नहीं होता कि उसके हकूक़ क्या हैं, वो क्या कर सकता है, कैसे उसको क्या फेवर कहीं से भी मिल सकती है। इसके लिए तालीम का जो हुसूल है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दही इलाकों में तालीम का निज़ाम उस तरह से नहीं है जैसे होना चाहिए। मैं चाहूँगी कि इस पर रोशनी डालें। अब्दुल कादिर आंटो साहब, आप। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी। किसान का जो मसला है बेसिकली बेरोज़गारी का भी है, उनके बेदखली का भी है, उनकी अजनास जो हैं उनका कम रेट ये भी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो है एजुकेशन। जिसका दादा अनपढ़ था उसका बाप भी अनपढ़ है, उसका बेटा जो अभी है वो भी अनपढ़ है। किसान नस्ल दर नस्ल अनपढ़ है,
सिंध के जागीरदारों ने, बडेरों ने, सरदारों ने सिंध की प्राइमरी तालीम को ताला लगा दिया है। 90% स्कूल बंद हैं। अगर ये एक जानी बूझी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि सिंध किसान का बेटा पढ़ेगा तो चौकीदारी करेगा, कोई नौकरी करेगा, कहीं चपरासी बन जाएगा, कोई उस्ताद भी हो सकता है, तो फिर किसान की मजबूरी ख़त्म हो जाएगी और बेशऊर होगा किसान, तो हमारे पाँव में पड़ा हुआ होगा और वो हमारे रहम व करम पर होगा। इसीलिए सिंध की एजुकेशन मुकम्मल तरह बंद है और प्राइमरी से ऊपर तो किसान तो तस्वर भी नहीं कर सकता, प्राइमरी ही बंद है। तो इसलिए देखिए, एक तरफ बात होती है, हुकूमत कहती है कि हमने इतने हज़ार स्कूल खोले हुए हैं, हज़ारों स्कूल हैं, बल्कि वो तो कहेंगे अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो लाखों प्राइमरी स्कूल हैं और हाई स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो इनको हम क्या कहें कि ये सब कुछ नहीं है, हम इसके वजूद से इनकार कर दें? आपका ख्याल है कि तालीमी इदारे सिरे से वजूद ही नहीं रखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि तालीमी इदारे प्राइमरी तो कहीं तो बिल्डिंग भी नहीं है, दरख्त के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, और कहीं बिल्डिंग है, उस्ताद नहीं होता। 90% प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हुए हैं। आप यूँ करें, आप बताएं कि ठट्ठा में ये सूरत हाल है, बदीन में ये सूरत हाल है, आगे चलते मिट्टी में ये सूरत हाल है, उसके बाद जो है आप चलें कहें कि जनाब बाकी आगे चलते जाएँ उमरकोट में यह सूरत हाल है, मीरपुर खास में ये सूरत हाल है। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि या इधर से जाएँ तो जामशोरों में और उसके आगे दादू में ये सारी सूरत हाल है, इस तरह से? मैं देहात की बात करता हूँ, मैं देहात की बात, मैं इन्हीं अजला के जो देहात हैं, क्या उनमें तालीमी इदारे नहीं हैं? नहीं, तालीमी इदारे मौजूद हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है, उस्ताद गैर मौजूद हैं, बल्कि यानी कि मैनेजमेंट लगारे साहब, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमने इसकी वजाहत के लिए हम इसाक मंगरू साहब से जी, इसाक मंगरू साहब आप बताइएगा क्या सूरत हाल है स्कूलों की दही इलाकों में? असल में ये बात आप जब इस वक्त कह रहे हैं, इस वक्त बहस ये चल रही है दुनिया में कि जो IT नहीं समझ सकता वो अनपढ़ है, और इसी दौर में हमारे सिंध में रहने वाले जो किसान का बेटा है वो तख्ती पे भी नहीं पढ़ता, उसको तख्ती भी मुयसर नहीं है, क्योंकि उसके गांव में स्कूल ही नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में स्कूल मौजूद है, होगा, टीचर हैं, रिकॉर्ड है, होगा, तनख्वाहें लेते हैं। अभी तो ऑफिशियली 5000 से ज़्यादा सिंध हुकूमत ने ऐसे स्कूल बंद कर दिए हैं। वो इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे स्कूलों के इमारतों के फ़ोटो छपने शुरू हो गए कि उसमें तो भैंसें बंधी हुई हैं, उसमें तो ढंगर बंधे हुए हैं, उसमें तो गधे चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऑफिशियली 5000 तो अभी इसी महीने यानी कि कोई चेक इन बैलेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है कि जो कि देखे कि साथीज़ा अगर यहाँ पर हायर किए गए हैं, यहाँ पर ऑन ड्यूटी जिनको होना चाहिए वो क्यों नहीं है, घोस्ट मुलाजिम हैं, कहाँ हैं, उन्हें देखा जाए। तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम ख़ास तौर पर वहाँ किए नहीं जा रहे। ठीक है, एक और जो चीज़ जिस पर मैं रही हूँ कि हमारे पास वक्त भी कम है, पानी चोरी का मसला बहुत बड़ा मसला है, जो कि हम देखते हैं कि अक्सर ये विफाक और सिंध में भी जंग चल रही होती है कि पानी चोरी का मसला, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, हमारा पानी हमें दिया जाए। मैं चाह रही हूँ डॉक्टर दिलशाद साहब आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, पानी दो जगह पे चोरी होता है, चोरी नहीं होता बल्कि धाड़े लगते हैं उन पे। चोरी तो एक अलग चीज़ है, थोड़ी सी चोरी कर ली, लेकिन ये यहाँ पे डाके डलते हैं पानी पे। एक तो हमारा पानी पंजाब का हुक्मरान टोला है, वो चुरा रहा है, वो उस पर डाके डाल रहा है। वो अभी लगारी साहब ने बताया जैसे कि उन्होंने नहरें बना दी हैं, डैम बना दिए हैं। हमारा पानी सारा 150 साल से सिंध का पानी पंजाब का हुक्मरान जो तबका है वो चोरी कर रहा है, बल्कि डाके डाल रहा है। दूसरा, जो पानी हमारे पास पहुंचता है सिंध में, सिंध के बैराजी इलाके में, उसमें फिर बड़े ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, वो पानी चोरी करते हैं, उस पर वो पानी पे डाका डालते हैं। उनके चूँकि वो हुक्मरानी में होते हैं तो उनके मरासिम होते हैं, उनके जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ उनको वो खिलाते हैं, पिलाते हैं और वहाँ से वो मरात लेते हैं पानी की। इसलिए वहाँ से पानी जो पंजाब से यहाँ पे पहुँचता है वो सारे ये चोरी करके जाते हैं, ये डाके डालते हैं। हमारा जो गरीब किसान है या गरीब आबादगार है छोटा, उसको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता, वो परेशान रहता है सारा साल। जब उसको, या आप ये मिसाल ले लें,
इसकी बदीन डिस्ट्रिक्ट की या ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की, सुजावल डिस्ट्रिक्ट की, जब पानी की किल्लत होती है तो इनको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता, और जब बारिशें होती है तो ये सारे डूबते हैं। इसलिए कि यहाँ पे मैनेजमेंट ही ऐसी की हुई है कि लोग दर दर की धक्के खाते रहे, भीख मांगते रहे। सही। इसमें सारा सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा किसान करता है, क्योंकि उसको पानी की इस सारे निज़ाम में तो सफ़र ही किसान करता है लगारी साहब। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो टेल का होता है ना, जो काश्तकार होता है, जो बिल्कुल टेल पर है, एक नहर चली है वहाँ तो चलेगी, या एक से चलेगी जो डैम है, या वहाँ से चलेगी जो बैराज है। अगर कोई वहाँ गुड्डू बैराज से चली है नहर और नीचे आ रही है, जो बिल्कुल उसके आखिर का जिम्मेदार है वो तो गया, वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। सखर बैराज है, वहाँ उसको पानी नहीं मिलेगा, उसके आखिर का जो वो है, पहले वही भी होता है। जो शुरू के जिम्मेदार हैं उनमें भी कोशिश ये होती है कि जो असर रसूख वाला है उसको मिले, जो असर रसूख वाला नहीं है वो जाए, जैसा भी करे वो अपना खुद बंदोबस्त करे, तो वो खुद भी बंदोबस्त नहीं कर सकता है। तो ज़िम्मेदार ज़्यादा मुतासर होते हैं। ज़िम्मेदार की बात ये कर रहा हूँ जो आम काश्तकार है, जो हारी है, जो आम जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 4 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 12 एकड़ ज़मीन है, इससे ज़्यादा ज़मीन है ही नहीं उसके पास, वो अपनी ज़मीन को प्रॉपरली काश्त नहीं कर सकता, पानी उसको नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं, जो खाद है वो नहीं मिलती है, उसको यूरिया नहीं मिलता है, उसको प्रॉपर बीज नहीं मिलता है, बीज के मराकज़ में जाता है तो उसको ज़्यादा ख्वारी का सामना करना पड़ता है। ज़िम्मेदार इस बात को समझता ही नहीं है। ज़िम्मेदार कहता है अपने आप जानो, मैं तो सिर्फ बटाई आकर ले लूँगा, मैं ज़मीन आकर मुस्ताजरी अगर की हुई है तो मैं मुस्ताजरी से आकर उठा लूँगा। तो ज़िम्मेदारों के जो छोटे, बहुत छोटे लेवल के ज़िम्मेदार हैं वो, और जो आम काश्तकार हैं, वो जो किसी की ज़मीन काश्त कर रहे हैं, उनके हालात बहुत ही नागुफ्ते हुए हैं। देखिए लगारी साहब, इस सारी सूरत हाल में जो लुबे लुबाब है ना इस गुफ्तगू का, किसान इस वक्त खास तौर पे सिंध का इंतहाई बदहाली का शिकार है। यहाँ पर हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने पड़ेंगे और इनको सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी, इनको कर्जे देने पड़ेंगे, मकामी हारियों को ज़मीनें लॉट करनी पड़ेंगी, जो दखल किए जाते हैं उनको फौरी तौर पर मुतबादिल कुछ ना कुछ दिया जाए, ज़मीन दी जाए कि भी आप यहाँ पर काम करें, अपना गुजर बसर आपका चल सके। इसके अलावा तालीम का फुकदान, इस पर ख़ास तौर पर नज़र डालनी पड़ेगी। और जो दीगर मसाइल हैं, जो कोई सब्सिडी की भी मैंने बात की है, बिजली बहुत महंगी है, पानी चोरी हो जाता है, खाद महंगी मिलती है, उजरत उस तरीके से नहीं मिलती है, इस सब पर आपको काम करना पड़ेगा। और ये बात आप याद रखें कि अगर हमारा किसान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारी 70% इकॉनमी जो है वो एग्रो बेस्ड है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। तो इस पर आपको हंगामी बुनियादों पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी, एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक और मसला जिस पर हम रोशनी डालेंगे और बड़ा ही दिलखराश ये मामला है, वाक़यात हैं जो कि होते हैं और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और वज़ीर आज़म खुद अपने मुँह से कहते हैं कि शायद मोबाइल सारे फसाद की जड़ है, किस तरह के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है कि ज़्यादती होती है, उसके बाद कत्ल कर दिया जाता है और छोटे छोटे बच्चों के साथ ये जुल्म हो रहा है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ। हमारा जो कानूनी निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ। मुजफ्फरगढ़ में वाक़या पेश आया, अलीपुर में एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई, उसको कत्ल कर दिया गया, एक मासूम बच्चा जिसकी लाश 3 दिन के बाद खेतों से मिलती है और उसके घर वालों पर एक क़यामत टूट पड़ती है। उस बच्चे का वालिद दर दर की ठोकरें खाता है इंसाफ के लिए और 8 साल के बाद मरकजी मुलजिम को पकड़ा जाता है। एक गिरफ्तारी अमल में आती है, हालांकि 3 मुजरिमान हैं लेकिन गिरफ्तारी एक अमल में आई है। इसी तरह के ढेरों केसेस हैं। सानिया सियालकोट आपके सामने है, 10 साल के बाद उसका वर्डिक्ट आया। इसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं जो कि वरसा इस वक्त इंसाफ के मुंतज़िर हैं लेकिन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लगारी साहब, ज़ैनब अलर्ट बिल आया था, क्या हुआ? क्यों नहीं उस तरीके से अमल दरामद हो पाता? क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही? केसेस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? असल में मुजरिम तो सिस्टम है ना, असल मुजरिम तो ये सारे का सारा निज़ाम है जो जराइम की परवरिश करता है। अगर ये ना हो, अगर इस सिस्टम ऐसा ना हो, जब जल्द इंसाफ मिले और इंसाफ बाकी वो हो जो नज़र आए, जो आप समझें कि ये इंसाफ हुआ है, तभी आपको अंदाज़ा होगा। क्या हुआ था? दिन दिहाड़े फैसला किया गया कि खातून को बेइज्जत करना है, बेहुरमत करना है, उसकी बेहुरमती की जानी है और जज जरगा फैसला देता है कि इतने लोग जाएं और उसकी बेहुरमती करें। उसके बाद क्या होता है?
सारी दुनिया को ये मालूम है, अमेरिका तक मालूम है, यूरोप तक मालूम है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन हमारी अदालतों के कान वो देख रहे थे कि एविडेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है, या क्या चीज़ हुई है, कहाँ से इस केस को खारिज करने का मौका मिले और शक का फायदा देकर कोर्ट में। एक बात, ये बच्चा जो है यासिर शहजाद कि माँ इसको देती है 100 रुपये घर के खर्चे, अपने खर्चे के लिए, जेब खर्च के लिए, वो भी उसके पास है। वो ये बच्चा जो है स्कूल से उठा लिया जाता है, स्कूल से आते हुए पकड़ लिया जाता है, फिर उसके साथ बेइज्जती होती है, फिर उसको मार दिया जाता है, उसकी बेहुरमती होती है, मार दिया जाता है। वो अपनी बहन के लिए छोटी चीज़ लेकर आ रहा होता है, चॉकलेट उसकी जेब में होती है, जो कि बाद में उसकी डेड बॉडी से भी जेब में होती है, जो बहन के लिए ला रहा होता है, 3 साल की बहन के लिए। अब वो बच्ची 11 साल की हो गई है, उसको कैसी याद आती होगी। अब उसका मुजरिम आ गया है हाथ में। अब तो ये होना चाहिए कि फ़ौरन ट्रायल हो और उसका नतीजा सामने है, लोगों को पता चले कि जुर्म करना कितना भयानक होता है। दुनिया के अदालतों में इतना, हमारे यहाँ ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे यहाँ जज साहिबान की अदायगी तनख्वाहों की वो दुनिया के टॉप मुल्कों में होती है कि वो जो मुआवजा हासिल करते हैं कोर्ट का, इंसाफ का। लेकिन यहाँ इंसाफ देने की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि हमारे यहाँ 4% भी कन्वेक्शन रेट नहीं होता है और लोग इस तरह से। लगारी साहब, केसेस इतना लंबा चलते हैं कि प्रेशराइज किया जाता है बुरसा को कि भाई दियत या फिर मामले को ख़त्म करने के लिए पैसे ले लें, या फिर कुछ ऐसे होता है कि जब मामला थोड़ा ठंडा होता है मुजरिम पीछे से चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो कब निकल गया जेल से। अब आप ये देखिए ना कि फुटेजेस मौजूद होती हैं, सबूत मौजूद होते हैं, लेकिन वही डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ मुजरिम मजे से बैठा रहता है, केस चलता रहता है, साल चलता है। और हमारा सिस्टम बजाय इसके कि विक्टिम को सपोर्ट करे, वो मुजरिम को सपोर्ट करता है। ओवरऑल यही होता है। आखिर में कह दिया जाता है, कई ऐसे केसेस हैं जिनमें कहा गया यार छोड़ो, सुलह कर लो, यार पैसे ले लो, बस छोड़ दो, तुम भूल जाओ ज्यादती हुई, तुम भूल जाओ तुम्हारे बेटे के साथ ज्यादती हुई, तुम भूल जाओ तुम्हारे बेटे का कत्ल हुआ है, बस भूल जाओ ना, बस भूल जाओ, ये ले लो पैसे। सब मुझे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कई दफ़ा ये बोला है कि ये कानून बनाएंगे, ये कानून बनना चाहिए, इनकी नसबंदी होनी चाहिए, दोबारा ये हरकत नहीं होगी, इस तरह इस मामले को ठीक किया जा सकता। वो कानून बनता क्यों नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म ने दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों वादे किए इस मुल्क के लोगों के साथ, कौन सा वादा पूरा किया है उन्होंने? हम कहते हैं कि सिस्टम की ओवरहालिंग की ज़रूरत है, वरना ये सिस्टम बैठ जाएगा और साथ में हमारी स्टेट, जिसका हम बहुत ज़्यादा तकद्दुस की बात करते हैं, क्लैप्स कर जाएगी। जब सिस्टम, आपका ये सिस्टम बैठ जाए, इसके सारी के सारे चूल्हे हिल चुकी हैं, कहीं भी चीज़ ठीक नहीं है। आप जाएं सिटी कोर्ट्स में, आप जाकर देखें कि इस तरह लोअर कोर्ट्स में इंसाफ बिक रहा होता है, तराजू रखे हुए हैं और इस पर इंसाफ बिक रहा है। किस तरह से क्लर्क से लेकर, पेशकार से लेकर, रीडर से लेकर ऊपर तक जो है, किस तरह से पैसा चल रहा होता है, किस तरह सुपीरियर कोर्ट्स में किस तरह मामला होता है। जिसके पास करोड़ों रुपए जेब में, वो इंसाफ के लिए जाए। लगारी साहब, इस सारे मसले का हल मेरी नजर में एक है, जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक अदालतें जल्दी फैसले नहीं करेंगी, फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, जब तक आप ये सिस्टम नहीं बनाएंगे कि इतवारों को भी अदालतें लगें, जल्द अज जल्द केसेस को निपटाया जाए और सरेआम सजाएं दी जाएं, ये केसेस रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? ये हुक्म है अदालती निज़ाम में, हमारे सिस्टम में, इस हुक्म को ठीक करना पड़ेगा। फिर ही ये नन्हे बच्चे जो कि नन्हे फूल मसल दिए जाते हैं, और ये एक माँ ही या एक बाप ही अंदाज़ा लगा सकता है कि उन पर क्या बीतती है। इन दरिंदों को, इन भेड़िया नुमा इंसानों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।